नमस्कार। आप सभी बच्चों का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान विद ममता में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके लिए कक्षा 9वीं की हिंदी की वर्कशीट नंबर 32 लेकर आई हूँ, जिसमें हम लहासा की और पाठ में लेखक तिब्बत की यात्रा में अब कहाँ तक पहुँचा है, ये जानने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ते हैं और जानते हैं कि लेखक ने हमें अपनी इस यात्रा में और किन बातों से परिचय करवाया है। थोड़ा सा आगे पीछे होगा बच्चों, क्योंकि अगर मैं छोटा करके पढ़ूंगी तो शायद आपको भी देखने में थोड़ा सा अस्पष्ट नज़र आए। लेखक कहते हैं कि अब हमें सबसे विकट डांडा थोंडला पार करना था। विकट मतलब जो कठिन रास्ता था उसे पार करना था। आगे लेखक कहते हैं, मैं पढ़ देती हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ बच्चों फिर आपको। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तो तब तो खूनी को भी सजा मिल जाए, परंतु लेकिन इस निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसे हैं कि नहीं। हथियार का कानून ना रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंडला के पास खून हो गया। शायद खून कि हम उतनी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते, टोपी उतार, जीभ निकाल, कुची कुची, दया दया, एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। ठीक है, यहाँ पे लेखक ने बताया कि यात्रा के दौरान उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और जब कभी विकट कोई समस्या आती तो वो किस प्रकार से खुद को बचाने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, तो लेखक ने बच्चों हमें ये बताया कि जब वो यात्रा के लिए निकले थे तो सबसे जो मुश्किल यात्रा थी उसमें डांडा थोटा को पार करना था। अब क्यों था? क्योंकि डांडी जो थी तिब्बत में सबसे खतरे की जगह होती थी। कैसे? वो 16 से 17 हज़ार फीट ऊंची थी। ठीक है, 1000 फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होता था, क्योंकि जब ज़्यादा जितनी ऊंचाई जाएगी तो उसके आसपास थोड़ी गांव बसेंगे, क्योंकि वहाँ से लोगों के गिरने का भी खतरा बढ़ जाता है, लोगों की जान की भी हानि होती थी। तो लोग इतने ऊंचे स्थानों पर जाकर अपना बसेरा नहीं डालते थे। ठीक है, गाँव गिराव यानी कोई भी गाँव नहीं दिखाई देता था। नदियों के मोड़ थे, पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक क्या होता था, कोई आदमी भी दिखाई नहीं देता था। ठीक है, क्योंकि मोड़, नदियों के मोड़ आ रहे तो कैसे आप जो है झांक कर या उस तरीके से जान पाते कि वहाँ पे कोई गांव है या कोई मनुष्य है या नहीं है। ठीक है, और फिर क्या होता था, डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह होती थी। किस लिए? छुपने के लिए, क्योंकि खुले में तो घूमेंगे नहीं। जब उन्हें किसी के ऊपर आक्रमण करना होता था तब वो अपने छुपे हुए स्थान से बाहर निकलते थे, नहीं तो वो एक ऐसा स्थान अपने लिए ढूंढते थे जहाँ पे कोई उन्हें ढूंढ ना सके और वहीं पे छुपके हुए रहते थे। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए। अब यहाँ पे लेखक कहते थे यदि तिब्बत में किसी गांव में आकर खून हो जाए तब तो किसी खूनी का पता करके जो है उसके ऊपर कोई कार्रवाई की जा सकती है या उसको सज़ा मिल सकती है। लेकिन यदि इस निर्जन स्थान पर, निर्जन स्थान का मतलब क्या होता है बच्चों? जहाँ पर कोई जन नहीं रहता, कोई मनुष्य नहीं रहता। ठीक है, स्थानों पे मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। और क्या था कि यदि कोई व्यक्ति मर जाए तो उस स्थान पे कोई भी उसकी परवाह नहीं करता था। किसी को क्या पता होगा बच्चों कि वहाँ पे कोई मरा है कि नहीं मरा, क्योंकि वहाँ पे कोई जाता ही नहीं है जल्दी। ठीक है, सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और जो पुलिस कर्मचारी हैं या जो डिटेक्टिव ऑफिसर हैं उनके ऊपर सरकार क्या है, अपनी तरफ से कोई ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करती। तो भला उन लोगों को क्या सूझे कि वो अपने आप जाके अपने काम में खूनी हथियारों का पता लगाएं। ठीक है,
वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता और कोई गवाह भी नहीं होता था। कारण क्या, कोई देखेगा तब तो गवाही देगा, क्योंकि उस प्लेस पे ज़्यादा लोग रहते नहीं थे। फिर इसके बाद और क्या उन्होंने बताया कि वहाँ पे क्या होता था कि डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ कोई होता है व्यक्ति, पहले सामान पे देखता है, छीना झपटी करता है, फिर उसके बाद अगर नहीं वो जीत पाता है तो हथियारों का क्या करता है, हथियार जैसे बंदूक मारना, चाकू मारना, इस तरह का क्रियाकलाप करता है। परंतु वहाँ पे क्या होता था, वो पहले क्या करते थे, अगर उनको संदेह होता था कि इस व्यक्ति के पास कुछ है तो पहले उसको जान से मार डालते थे। उसके बाद उसके सामान में तलाशी लेते थे कि उसके पास कोई पैसे हैं या नहीं हैं। ठीक है, डकैत पहले आदमी को मार डालते, उसके बाद देखते थे कि कुछ पैसे हैं कि नहीं। ठीक है, हथियार का कानून, जैसे कि अभी आपके देश में अगर आपको बंदूक रखनी है या किसी भी प्रकार का जो है अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखना है, तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है, तब आपका वो जो हथियार है वो क्या है, मान्य होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप गैर कानूनी तरीके से रखते हैं तो वो आपका जो हथियार है वो अवैध माना जाता है, वैध नहीं होता। तो लेखक यहाँ कहते हैं कि कानून नहीं है हथियारों का इस जगह पे, तो इसलिए लोग जो है, जैसे हम सामान्य रूप से अपने घरों में लाठियाँ रखते तो लोग वहाँ पे पिस्तौल और बंदूक लेकर फिरते थे। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा होता था। और डाकू के लिए उन्होंने बताया कि अगर डाकू उन लोगों को नहीं मारेंगे तो लोग उनको मार सकते थे, इसलिए यहाँ पे डाकुओं को भी अपनी जान का बहुत ज़्यादा खतरा महसूस होता था। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले साल ही थोंदला के पास खून हो गया, और लेखक कहता है कि हमें पता चला कि थोंदला के पास गांव में किसी का जो है खून हो गया था। शायद खून को हम उतना परवाह नहीं करते। ठीक है, यानी खून की शायद हम लोग उतनी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम क्या थे, भिखमंगे थे। हम कैसे थे, भिखारी के रूप में रहते थे, और जहाँ कहीं वैसे सूरत देखते और हमें लगता कि ये डाकुओं का गिरोह है, ये हम पे आक्रमण करता है, तो हम भिखारी का पूरा रोल अदा करते थे। वो लोग भिखारी का रूप बना लेते थे, लेखक और उनके समूह के लोग, और अपनी टोपी उतार के, जो सर पे उन्होंने टोपी उतारी थी, जीभ निकाल लेते थे और क्या करते थे कि हमारे प्राणों की रक्षा कर दो, हमें दया कर दो और हमें भीख दे दो। तो क्या बोलते थे, कुची कुची, यानी दया दया करिए, और एक पैसा यानी एक पैसे की भीख मांगने लगते थे। तो लेखक ने बताया कि किस तरह का वहाँ माहौल था, कैसे कानून थे, कैसे नियम बने हुए थे, लोगों की जान जो थी कितनी मतलब कीमती नहीं थी। लोग जो है, जो डाकू, उनका क्या है, सामान लूटने से पहले उनकी क्या कर देते थे, हत्या करते थे, तब सामानों को कहते थे लूटते थे, उनके पास जो भी पैसे होते थे। ठीक है, और लेखक ने बताया कि यदि हमें अपनी जान बचानी होती थी, कभी किसी प्रकार का कोई डाकू मिल जाता तो हम भिखारी का रोल करने लगते और उनसे पैसे मांगने लगते और कहते कि हम पे दया करो, हम पे दया करो। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे लेखक ने अपने इस यात्रा के बारे में हमें बताया कि उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब प्रथम प्रश्न दिया गया कि तिब्बत में सबसे खतरे की जगह कौन सी थी, तो बेटा डांडे की यात्रा थी। तो लेखक अब कुछ कुछ ही कहकर बच निकलता जब उसके सामने डाकू आते थे। ठीक है, क्या आते थे, यहाँ पे डाकू आते थे, तब वो कुची कुची करके एक पैसे की भीख मांग कर क्या करते थे, वहाँ से बच निकलते थे। इसे अपने शब्दों में लिखिएगा, डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह कैसी थी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जन नहीं आता था। डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह थी, तिब्बत में गाँव में आके खून हो जाए तो खूनी को जगह सज़ा भी मिल सकती थी, लेकिन इस निर्जन स्थानों पे मरे हुए आदमी के लिए कोई परवाह नहीं करता था, क्योंकि वहाँ पे कोई स्थान उस स्थान पे कोई भी आम आदमी का लोग या निर्जन लोग कोई भी जन नहीं आता था। बिल्कुल जो स्थान था बच्चों निर्जन था, यानी कोई व्यक्ति नहीं आता था सिवाय डाकुओं के लिए, तो इसलिए डाकुओं के लिए वो सबसे अच्छी जगह थी छुपने के लिए। हथियार का कानून ना रहने के कारण यात्रियों के लिए किस प्रकार का भय बना रहता था, कैसा भय था कि कहीं जो है ये जो डाकू है उनको जान से ना मार डाले। पहले डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते थे कि उनके पास कुछ पैसे हैं या नहीं हैं। ठीक है, और हथियार का कानून ना रहने के कारण लोग कैसे करते थे, अपने पास पिस्तौल और बंदूक लाठी की तरह लेके घूमते थे। ठीक है, और डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा होता, इसलिए मार देता था वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गांव पहुंच के लेखक को क्या मालूम हुआ, गांव पहुंच के लेखक को यही बातें मालूम हुई जैसे हमने अभी आपको बताया कि यहाँ पर क्या था कि पिछले साल थोंदला के पास एक खून हो गया था। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे, खून के बारे में नहीं पता था। ठीक है, क्योंकि भिखारी का रोल करते थे, जेब निकाल कर कुची कुची करके भिखारी पैसे भीख मांगने लगते थे। तो मेन बात क्या थी कि पिछले साल तोतला में क्या हो गया था, थोंदला में खून हो गया था। ये चीज़ जो है आप यहाँ पे लिखेंगे, उससे क्या मालूम हुआ था। अब यहाँ पर कह रहा है कि आपको संधि विच्छेद करना है।
ठीक है, यानी संधि हो रखी है दो शब्दों के बीच में, उसको क्या करना है आपको, तोड़ना है। तो अब इसमें जो शब्द है कि निर्जन, निर्जन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, निर्जमा जन। तो इसको आप लिखेंगे। ठीक है बच्चे। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि कहीं कोई दिक्कत हो तो बच्चे आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।